जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे मानव रोग के पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, इसमें हम मानव रोग के दो मानव रोग जो है यहाँ पर मलेरिया और क्षय रोग यानी टीबी के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। आपको जो है पार्ट 1 मानव रोग पर हम आप बना चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 जो है मानव रोग का नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया गया है, वहां जाए और पार्ट 1 को देखें और अच्छे ढंग से समझें। ठीक है, अगर आप पार्ट 1 वीडियो देख लेंगे मानव रोग के, तब आपको जो है पार्ट 2 जो है मानव रोग के बारे में अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, याद रखें। तो चलिए ज्यादा देर हम ना करते हुए जो मानव रोग के आते हैं इंपॉर्टेंट मानव रोग पर। कौन कौन रोग है तो देखिए, यहाँ पर जो रोग है हम दो रोग आज डिस्कशन करेंगे, जिसमें एक आपको मलेरिया हो गया और दूसरा आपको क्षय रोग या जिसको टीबी कहते हैं वो हो गया। ठीक है, तो आइए दोनों के बारे में हम अच्छे ढंग से जानेंगे कि मलेरिया कैसे होता है, क्यों होता है, इसका उपाय क्या है, रोकथाम करने के लिए इसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे इसे हम बच सकते हैं। ठीक है, और जो टीबी रोग जो है किस प्रकार से जो है आपको जो प्रभावित करता है, तो टीबी के भी बारे में हम बचने का उपाय जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहला है मलेरिया। देखिए, मलेरिया रोग जो है ना एक बहुत ही आम रोग हो चुका है, खास करके गांव देहात में जो है आप देखेंगे मलेरिया रोग बहुत सारे व्यक्ति को हो जाता है। क्यों? देखिए, मलेरिया जो होता है यह एक खतरनाक बीमारी है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं समझिए कि साधारण कोई बीमारी है। मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है। बहुत व्यक्ति जो है प्रत्येक साल हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे व्यक्ति जो है इस रोग के कारण अपना जान गंवा बैठते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस रोग के बारे में विशेष रूप से अगर नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो आप हो सकता है आप भी इसके चपेट में आ जाए। ठीक है, तो आपको अच्छे ढंग से समझना है कि मलेरिया क्या है। तो देखिए, मलेरिया प्रोटोजोवा प्लाज्मोडियम यानी होता किस कारण से है, तो एक प्रोटोजोवा है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोवा है जिसके कारण जो है मलेरिया रोग होता है। अब देखिए, मलेरिया रोग का जो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोवा है वो आखिर हमारे शरीर में पहुंचता कैसे है, तो इसके वाहक कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर। देखिए, आपको हम मच्छर के बारे में आपको बताए थे कि मच्छर जो है, मच्छर और मक्खी ये दोनों ऐसे जीव है जिनसे जो है बहुत सारे रोगों का वायरस बैक्टीरिया जो है ना एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते हैं। यानी यह वाहक है, ढोने का काम करता है, आपको हम बताए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ढोने का काम जो है प्रोटोजोवा को एक जगह से दूसरे जगह कौन करता है, तो यह करता है मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, याद रखिएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर। ध्यान रखिएगा, मादा एनोफिलीज क्या करता है कि इसके लार्वा में जब प्लाज्मोडियम नामक जो है प्रोटोजोआ जब इसके लार्वा में होता है और यह मादा मच्छर जब आपके शरीर पर बैठता है और बैठ के आपके शरीर को काटता है। ठीक है, यानी कि आपको डंक जो है आपके शरीर के अंदर क्या करता है, आपको घुसाता है। तो आप करते क्या है कि जब डंक आपके शरीर के अंदर वो प्रवेश करता है तो उस डंक के साथ जो उसका लार्वा और उस लार्वा में जो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है वो आपके शरीर के रुधिर में चला जाता है, यानी कि आपके रक्त में। और आपके रक्त में जाने के बाद वो करता क्या है कि उस रुधिर में जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, इसको क्या करता है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है कौन? यह प्लाज्मोडियम। और आरबीसी में जब वो प्लाज्मोडियम पहुंचता है तो आरबीसी को क्षति करते हुए आरबीसी से क्या करता है, आरबीसी में जो उपस्थित हीमोग्लोबिन है, आप जानते होंगे कि हमारे रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। ठीक है, जिसमें आरबीसी में जो है एक लाल रंग का वर्णक होता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, और उसी हीमोग्लोबिन के कारण जो है हमारा खून लाल होता है। अगर आपको नहीं पता है तो विशेष आपको जो है हीमोग्लोबिन के बारे में जब रक्त चैप्टर हम पढ़ाएंगे, ब्लड चैप्टर, तो उसमें आपको हम समझा देंगे। याद रखिएगा, आरबीसी में आपको हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का वर्णक होता है, उसके साथ ही प्लाज्मोडियम जो है आपको प्लाज्मोडियम जो वायरस है, सॉरी जो प्रोटोजोआ है, यह पहुंचता है और ये पहुंचने के बाद जो है रुधिर में हीमोजोइन नामक विषैला पदार्थ का निर्माण करता है। यह क्या करता है, रक्त से हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करके यानी कि उसके साथ जुड़ करके जो है हीमोजोइन नामक एक विषैला पदार्थ बनाता है। ठीक है, और हमारे आरबीसी के जो है नुकसान को क्या करता है, बढ़ाने का काम यह करते रहता है। यह आरबीसी के जितने भी आरबीसी होते हैं उसके आरबीसी से हीमोग्लोबिन को निकालता है और अपने साथ जोड़ करके हीमोजोइन नामक विषैला पदार्थ बनाते जाते हैं। इसी विषैला पदार्थ के कारण जो है जिस व्यक्ति को जब मलेरिया होता है तो इसी विषैला पदार्थ के कारण जो तेज बुखार आता है। याद रखिए, मलेरिया जिसको हो जाए तो उसका लक्षण प्रमुख क्या है यह समझिए। देखिए, लक्षण सबसे बड़ा चीज है। अगर आप रोग के लक्षण ही नहीं जानेंगे तो आप उपाय नहीं जानेंगे। कहते हैं कि अगर इंसान के पास समस्या ही नहीं आती तो इंसान समाधान ही नहीं ढूंढता। अब देखिए ना, कोरोना वायरस, अगर कोरोना वायरस आता ही नहीं
तो हम लोग को पता कैसे चलता है कि कोरोना वायरस का इलाज क्या है, ठीक है, याद रखिए। तो जब भी समस्याएं हमारे पास आती है तो हम क्या करते हैं, उसका समाधान ढूंढते हैं। तो जब भी आपको रोग आएगा, आपको रोग का वो लक्षण दिखाई देगा, तब आप उसको क्या करेंगे, उसके उस लक्षण के या कहीं उस रोग को ठीक करने के लिए आप उपाय ढूंढेंगे, ठीक है, याद रखिए। तो आपको लक्षण पता रहना आपको बिल्कुल जरूरी है। तो आइए हम समझते हैं कि मलेरिया का लक्षण क्या है। तो देखिए, जो मलेरिया है, मलेरिया का पहला लक्षण है शारीरिक कंपन। जब किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है तो उसके शारीरिक कंपन होते हैं, शारीरिक कंपन के साथ बुखार आता है, यानी कि आपका जो है शरीर क्या थरथराएगा, ठीक है, आपका शरीर कांपते रहेगा, जैसे होता है ना ठंड में हम लोग का शरीर कांपते रहता है ऐसे, ठीक है, उसी प्रकार से आपको शरीर क्या कंपन करते रहेगा। जब आपको बुखार आएगा तो आपके शरीर में एकदम एक कंपन होगा तेजी से, ठीक है। तो याद रखिएगा, शारीरिक कंपन होता है, यानी शरीर आपका कांपने लगता है, उसके साथ आपको तेज बुखार भी आ जाता है, ठीक है, आपको तेज बुखार आ जाता है, शरीर आपको कांपने लगेगा और तेज बुखार आने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या ठंडा में ही खाली मतलब शरीर कांपेगा कि मतलब गर्मी में भी? नहीं, अगर आपको मलेरिया हो गया तो आपको गर्मी में भी, जब आपको गर्मी के भी समय में अगर आपको जो है मलेरिया हो जाएगा तो आपको तेज बुखार के साथ शरीर आपका कांपने लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा, शारीरिक आपका कंपन होने लगेगा और तेज बुखार आएगा। देखिए, मलेरिया का जो अगर सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है ना, वह है तेज बुखार। अब बुखार जो होता है मलेरिया में ना, वह एक निश्चित अंतराल पर आते हैं। ऐसा नहीं है कि बुखार आ चुका है, अगर आपके शरीर में बुखार अगर आपको लग गया है तो आपको हमेशा लगा रहेगा बुखार, नहीं, आपको बुखार जब दवा खाएंगे ठीक हो जाएगा, ठीक है, उस बुखार समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ अंतराल बाद, जैसे आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, इस प्रकार से आपको जो है ना अंतराल पर, एक निश्चित अंतराल पर जो होता है वो बुखार आते रहता है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप दवा खाएं समाप्त हो गया तो मलेरिया समाप्त हो गया, नहीं, याद रखिए। इसमें होता क्या है ना कि जब आप दवा खाते हैं ना तो ये जो क्या बोलते हैं हीमोजोइन है, उसको कंट्रोल करता है वो दवा, और थोड़ी देर के लिए आपको बुखार आने नहीं देता है शरीर में, ठीक है। लेकिन जैसे उसका प्रभाव, उस दवा का प्रभाव आपके शरीर में खत्म होता है यानी समाप्त होता है, तो हीमोजोइन फिर से बनना शुरू और एक्टिवेट अपना करना शुरू करता है, अपना लक्षण दिखाना शुरू करता है, जिसके कारण आपको बुखार फिर से आ जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, जब भी आपको मलेरिया हो जाए तो तेज बुखार जो है आना एक जो है लक्षण है, और एक अंतराल पर, ठीक है। जब आपको ऐसा लगने लगे कि आज आपको बुखार लगा है, आप दवा खाएं, आपका दवा खाने से आपको बुखार समाप्त हो गया, फिर आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता बाद फिर से बुखार आ गया, फिर दवा खा रहे हैं, फिर ठीक हो गया, फिर आपको आ गया, अगर इस प्रकार से हो रहा है तो याद रखिए आपको मलेरिया का लक्षण हो सकता है। आप अच्छे डॉक्टर से जाके इलाज करवाए, जांच करवाए। सिर दर्द, जब आपको मलेरिया हो जाएगा तो आपको सिर दर्द करते रहेगा, हमेशा आपको सिर में दर्द रहेगा, आप हमेशा कहेंगे कि हमारा सिर दर्द कर रहा है, तो यह भी एक लक्षण है, ये समान लक्षण है ये सब, ठीक है। पेशियों में दर्द, आपका जो है ना ऐठन, आपके शरीर में ऐठन महसूस होते रहेगा, लगेगा कि आपका शरीर जो है एकदम दर्द कर रहा है, आप सोए नहीं है कितने दिनों से, ठीक है, आपको ऐसा फील होते रहेगा एकदम शरीर में, यानी पेशियां जो है आपका वो दर्द करते रहेगा, आपको एकदम ऐठन फीलिंग होते रहेगा, आपको एकदम दर्द, मतलब एक तरह से आपका आंतरिक दर्द आपको महसूस होते रहेगा, ठीक है। तो देखिए, शारीरिक कंपन, तेज बुखार, सिर दर्द और पेशियों में दर्द, ये सब क्या है, हमारे मलेरिया रोग का एक प्रमुख या सामान्य कहिए लक्षण है, ठीक है। अगर ऐसा लक्षण आपके शरीर में आपको दिखाई पड़ता है तो आप अच्छे डॉक्टर से जाकर के परामर्श लें, सलाह लें कि क्या आपको मलेरिया हो चुका है, और आप उसको जांच कराएं और अच्छे ढंग से इलाज करें। देखिए, ये आपको बता चुके हैं कि रुधिर में जब यह जाता है प्लाज्मोडियम तो हीमोजोइन नामक एक विषैला पदार्थ बनता है, और जिसके कारण जो है ये सारी समस्याएं होती है, ठीक है। रोगी को रक्त की कमी हो जाती है, याद रखिए, जब भी किसी मलेरिया रोगी को आप देखेंगे तो उसके शरीर में ब्लड की कमी होने लगती है। क्यों ब्लड की कमी होने लगती है, इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन आपको हम बता चुके हैं कि आरबीसी को नुकसान कर रहा है, यानी आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन उसको क्षति कर रहा है, जिससे हम लोग के क्या आरबीसी की क्षति हो रही है, और आरबीसी मुख्य घटक है क्या हमारे रक्त का। तो जब आरबीसी नुकसान हो रहा है, आरबीसी जब समाप्त हो रहा है आपके ब्लड में, तो ये आप ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं कि आपको रोगी जो है उसको क्या होगा, शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, यानी ब्लड की कमी होने लगेगा, ठीक है। तो ब्लड की कमी हो जाएगा, पलीहा का आकार बढ़ जाता है। देखिए, आपको पता है जो पलीहा, जिसको हम स्प्लीन भी कहते हैं, पलीहा का आकार बढ़ जाता है। जब देखिए क्या होता है ना, इसका क्या क्यों बढ़ता है पलीहा का आकार, आप समझिए, आरबीसी को जब नुकसान हो जाता है, आरबीसी समाप्त होने लगता है, आरबीसी नष्ट होते रहता है, पलीहा देखता है कि अरे भाई मेरा जो आरबीसी है वो तो समाप्त होते जा रहा है, तो ये रक्त में आरबीसी की कमी को देख करके पलीहा कहिए या इसको स्प्लीन भी कहते हैं, ये पलीहा जो है आप तेजी से आरबीसी का निर्माण शुरू कर देता है, और जब ये तेजी से आरबीसी का निर्माण शुरू कर देता है, उस तेजी के चक्कर में जो है इसको क्या होता है, इसका आकार बढ़ जाता है। तो पलीहा का आकार बढ़ जाना यह भी एक क्या है, लक्षण है। आपको जब पलीहा का आकार आपको शरीर में बढ़ गया हो, या आपको रोगी में जो है ब्लड की लगातार आप कमी दिखाई आपको दे रहा, तो आप समझिएगा कि वह भी क्या है, मलेरिया का लक्षण है, और ऐसा व्यक्ति भी मलेरिया से ग्रसित हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, मलेरिया जो रोग है
मलेरिया रोग के रोकथाम क्या है सर? तो देखिए मलेरिया रोग के रोकथाम जो है, सबसे प्रमुख जो रोकथाम है वो है मच्छर से आप बचिए। मच्छर से कैसे बचिएगा? तो मच्छर से आप मच्छरदानी लगा करके सोएं। आप जब भी रात के समय सोएं तो आप मच्छरदानी लगा करके सोएं। और अपने साथ जो है ना, आप जो है दिन के समय जो है खुली जो है, आप जो है क्रीम बहुत सारे भी आते हैं, क्रीम आप लगा करके जो है खुला में बैठ सकते हैं। या आप जो है सरसों का तेल, देखिए आप गांव देहात में तो सरसों का तेल आसानी से मिल जाता है, क्योंकि हम लोग के खेतों में क्या होता है, सरसों की खेती होती है, तो उससे हम लोग क्या, सरसों तेल तो हम लोग का घर का होता है। आप सरसों का तेल जो है लगा करके आप सो सकते हैं ना शरीर में, तो आपको उससे क्या होगा ना कि आपको मादा एनोफिलीज मच्छर का जो है ये प्लाज्मोडियम वो प्रभाव नहीं डाल पाएगा उतना। ठीक है, तो आप सबसे बड़ा है कि आप मच्छरदानी लगा करके सोएं, ठीक है ना, खुले में ना सोएं। और मच्छर को भगाने का जो है आप अपने घर में, आप आस पड़ोस में आप क्या करें, उपाय ढूंढें, जैसे कि डीडीटी का छिड़काव करें। देखिए डीडीटी का छिड़काव आप खुद भी ला करके कर सकते हैं, या जो हमारे सरकार द्वारा जो योजना जो चलती है उसके द्वारा भी क्या करती है सरकार, जो है अपने कर्मचारियों को भेजती है गाँव गाँव, ताकि वो क्या डीडीटी का छिड़काव करें नाली में। ठीक है, और आपके आसपास अगर जो है पानी किसी प्रकार से इकट्ठा हो गया या जमा हो रहा, चाहे वर्षा की पानी हो या घर की पानी हो या नाली हो, आप उसको साफ सफाई करते रहें और पानी को जमा ना होने दें, उसमें डीडीटी का छिड़काव करें। ठीक है, मच्छर को ना पनपने दें। मच्छर ही इसका क्या है, प्रमुख कारण है। मलेरिया और किसी चीज से नहीं होगा, आपको मच्छर से होगा। ठीक, तो मच्छर को आप भगाएं, मलेरिया दूर भाग जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा मलेरिया के बारे में आप इंपॉर्टेंट जो है इसके बारे में जो है जानकारी आप समझ चुके हैं। देखिए मलेरिया की कुछ दवा भी है, जैसे कि लैरी एगो 250 mg का एक टैबलेट आता है, आप इसको भी खा सकते हैं अगर किसी को मलेरिया के लक्षण। हालांकि हम डॉक्टर नहीं हैं कि आपको जो है हम कह रहे हैं और आप उस दवा को जाके खरीदें। आप जब भी आप जो है दवा खरीदें, चाहे वो किसी रोग का दवा हो, डॉक्टर की परामर्श पर ही खरीदें। ठीक है, ऐसे ही जाकर के दवा अपने से ना खरीदें, आपको नुकसान हो सकता है। तो लैरिएगो 250 mg जो है एक दवा है जो मलेरिया रोग में काम आती है। और एक है अटोवाकियोन प्लस प्रोगुआनिल। ठीक है, यह भी एक दवा है जो कॉम्बिनेशन है, इसमें बहुत सारे 3 चीज का कॉम्बिनेशन होता है। तो याद रखें, और भी बहुत सारे दवा, ऐसा नहीं कि यही 2 है, और भी दवा है जिसके कारण जो है आप मलेरिया रोग में आप उपयोग कर सकते हैं। हालांकि दवा का प्रयोग आप जब भी कीजिए डॉक्टर की परामर्श पर कीजिए, यानी डॉक्टर की सलाह पर। देखिए मलेरिया रोग में क्या खाएं सर? तो मलेरिया रोग में 2 फल आप खास करके खाएं, जैसे कि आप जो है मलेरिया रोग में पपीता खाएं, जो आप जो है संतरा खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है ना, पपीता में आपको पता है कि हर टाइप्स की विटामिन होती है, पका पपीता में सभी विटामिन पाए जाते, तो पका पपीता खाएं, वो तो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हम खाते हैं, आप भी खाएं। ठीक है, और संतरा का भी प्रयोग करें आप, मलेरिया अगर आपको हो चुका है तो। ठीक है, देखिए मलेरिया का एक जो है साधारण दवा है, मलेरिया का साधारण दवा है जो आपको कुनैन है। क्या है कुनैन? कुनैन एक दवा है जो सिनकोना वृक्ष के छाल से बनता है। आप कुनैन का नाम सुने होंगे। कुनैन दवा किस रोग में काम आती है? तो मलेरिया रोग में काम आती है। यह सिनकोना नामक जो है वृक्ष है उसके छाल से यह बनता है। ठीक है, यह सबसे प्रमुख दवा है, एक तरह से समझिए एक साधारण, एक जो है आमतौर पर यह प्रयोग किया जाने वाला क्या है, कुनैन दवा है। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिएगा, मलेरिया के बारे में आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें अभी भी कोई प्रकार की कंफ्यूजन हो या किसी प्रकार का आपको समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ सर हमें इस टॉपिक में यह प्रॉब्लम है, अच्छे ढंग से समझा दें। ठीक है, याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में सिर्फ मलेरिया और क्षय रोग के बारे में ही हम समझा रहे हैं। ठीक है, आपको अगला जो वीडियो आएगा उसमें भी प्रमुख जो है रोग, अगर 3 वीडियो में भी अगर रोग कंप्लीट नहीं हो रहा तो हम चौथा वीडियो भी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको हर रोग से, लगभग जितने भी हमारे रोग शरीर में आमतौर पर होते हैं या गांव घर में आप सुनते हैं समाज में, उस रोग के बारे में जो खतरनाक रोग है, हमारे जान को क्या ले सकता है, तो ऐसे रोग के बारे में आपको जो है जागृत होना, आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे रोग पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे और वैसे प्रत्येक रोग के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे ताकि आप सतर्क रहें और ये सभी रोगों से बचें। देखिए अगर कहते हैं ना किसी को अगर रोग से जान जाता है ना, तो आदमी को आप देखिएगा कि सबसे बड़ी जो उसमें भूमिका होती है वो होती है शिक्षा। अगर शिक्षा, कोई व्यक्ति अशिक्षित है और आप उसको जो है ये सभी चीज के बारे में नहीं पता है तो उसकी जान लगभग में चली जाती है। ठीक है, तो आप जो है अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करें और ये सब बताएं कि आपको अगर ऐसा हो रहा है या घर परिवार में अगर आपको किसी प्रकार का ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है या दिखते हैं तो आप जो है आराम से जाएं और डॉक्टर से मिलें और समय रहते ही अपना इलाज करें। चलिए अब आते हैं हम लोग क्षय रोग या टीबी। देखिए क्षय रोग जिसको ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, ठीक है, या इसे शॉर्ट में हम टीबी भी कहते हैं, आमतौर पर हम लोग टीबी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए टीबी जो है वह बैक्टीरिया टीबी जो होता है क्या, बैक्टीरिया कारण होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, यह जो इतना बड़ा नाम है ध्यान रखिएगा, हालांकि आपको याद तो नहीं रहेगा लेकिन फिर भी याद करने की कोशिश कीजिए कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जो एक बैक्टीरिया है जिसके कारण यह क्षय रोग या कहिए टीबी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए
या फेफड़े को प्रभावित करता है तथा ऊतकों को क्षतिग्रस्त करता है। जब यह वायरस आपके सॉरी या जब बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी तो यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। यह फेफड़ा को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। फेफड़ा पर सबसे पहले यह अटैक करता है यह बैक्टीरिया, और ऊतकों को या आपके जो टिश्यूज है, जो आपको ऊतक है, उसको क्या करेगा, ये क्षतिग्रस्त करने का काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। संक्रमित व्यक्ति के थूक, कफ, खांसी के माध्यम से यह फैलता है। अब ये फैलता कैसे है सर? तो जब भी किसी व्यक्ति को टीबी हो जाए तो याद रखिएगा, अगर आपके घर परिवार में भी किसी को टीबी हो जाए तो आप टीबी जिनको हो चुका है उनके पास आप ज्यादा समय ना रहें, और वो जब थूकते हैं तो या खांसते हैं तो उनको कहिए एक अलग जगह पर, एक जो है आपको घर से दूर कहीं, मतलब जो है जा करके अपना कफ फेंकें, या जब वो छींकते भी हैं तो अपने नाक पर जो है रुमाल या टॉवेल या किसी प्रकार का कपड़ा रख करके उस कपड़ा का आप फिर प्रयोग ना करें, उन्हीं को प्रयोग करने दें। और जब वो थूकते हैं तो जहाँ थूके हैं या तो उनको उसको मिट्टी से ढक दीजिए, ठीक है, ताकि उसका जो बैक्टीरिया है वो इधर उधर हवा के माध्यम से ना फैले। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज होता है कि जब कोई भी संक्रमित व्यक्ति होता है तो उसके साथ देखिए, उसके साथ आप भोजन ना करें, क्योंकि जब किसी टीबी से ग्रसित व्यक्ति के साथ आप भोजन करते हैं तो होता क्या है, जब वो भोजन करेंगे, आधा भोजन अंदर गया, आधा भोजन फिर छिपा में आया, यानी थाली में आया। ठीक है, अब जब थाली में आ रहा है आधा भोजन, तो उसके साथ जो लार्वा लग रहा है, वो लार्वा में भी बैक्टीरिया है। ठीक है, वो जो ट्यूबरकुलोसिस है बैक्टीरिया, और वो जब नीचे आप उनके साथ खाए तो उनका भोजन जो है आप खाएं तो फिर आपके शरीर में चला गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो यह जो बैक्टीरिया है ना, यह हवा के माध्यम से, खाना के माध्यम से, थूक, कफ, खांसी, जब खांसते हैं, ठीक है, तो कहिए उनको कि थोड़ा मुंह ढक करके खांसे। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो संक्रमित व्यक्ति से आप जितना दूर रहे, अपने आप को बचाने की कोशिश करें, खास करके बच्चों से दूर रखें। ठीक है, क्योंकि बच्चे तो नादान होते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या जो है कि किससे हमको बचना है, किस चीज से नहीं बचना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, उसके माध्यम से यह फैलता है, ध्यान रखिएगा। इसके लक्षण क्या है? अगर किसी को क्षय रोग या टीबी हो जाए तो सर कैसे हम पकड़ेंगे कि उनको क्षय रोग या टीबी हो चुका है? तो देखिए, लक्षण इसका सबसे पहला है कि हल्का आपको बुखार रहेगा, हल्का आपको बुखार शरीर में रहेगा, जिससे आप जो है, यह एक सामान्य लक्षण है कि हल्का बुखार, लगातार खांसी आएगा, ये सबसे मेन, ये जो है ना मेन पॉइंट है, लगातार खांसी। टीबी वाले व्यक्ति को आप देखेंगे ना, लगातार खांसते रहेंगे ऐसे करते रहेंगे, लगातार खांसते रहेंगे। तो लगातार अगर आपको खांसी आ रहा है, देखिए एक खांसी आम खांसी होता है जो ठंड के समय में हो जाती है, लेकिन याद रख जाए आमतौर पर भी खांसी हो जाती है, लेकिन लगातार आपको खांसी आ रहा है, आप देख रहे हैं कि खांसी आपको जो है 10 दिन से, 20 दिन से, 1 महीना से, 4 महीना से, 5 महीना से आपको ठीक नहीं हो रहा, तो आपको इलाज करने की जरूरत है, आपको जांच करने की जरूरत है कि क्या आपको टीबी तो नहीं हो चुका है। तो याद रखिए, लगातार खांसी आ रहा है तो आप अपने ऊपर शक कर सकते हैं कि हाँ, या जिनको आ रहा है उनको ऊपर शक कर सकते हैं कि हाँ, हो सकता है टीबी या क्षय रोग हो चुका है। खांसते समय कफ, बलगम या रक्त निकलना, जब आप खांसते, एक तो लगातार आपको खांसी आएगा, और जब आप खांसेंगे तो कफ, बलगम, बलगम लोग कहते हैं ठेठ भाषा में, उसे हम लोग गांव देहात में खखार कहते हैं, बलगम निकलना। ठीक है ना, और रक्त निकलना, कभी कभी खांसते समय टीबी वाले व्यक्ति को क्या होता है कि ब्लड भी निकल आता है मुंह से। ठीक है, तो याद रखिए, अगर ऐसा लक्षण आपके शरीर में दिखाई दे रहा है या किसी में दिखाई दे रहा है तो आप उनको जांच करवाएं। ठीक है, रात में शरीर से पसीना निकलना, देखिए जब टीबी वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो रात के समय भी सोते हैं ना, तो उनके शरीर से पसीना ऑटोमेटिक निकलते रहता है। ठीक है, रात के समय आप देखिएगा सोए हुए पसीना पसीना हो चुका है शरीर, तो समझिएगा कि वो टीबी का एक प्रमुख लक्षण है, जब रात के समय आपको पसीना आ रहा है शरीर में। ठीक है, याद रखिएगा। भूख कम लगना, टीबी वाले व्यक्ति को भूख कम लगता है, जब जिसको टीबी हो जाता है ना, देखिएगा वो खाना कम खाएगा, और कम खाना खाते हैं, जिसके कारण से उनका शरीर का वजन लगातार घटते जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि जो टीबी का जो ये बैक्टीरिया है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो जा करके ऊतकों को जो है क्या करता है, नष्ट करते रहता है, उसी को काट काट के खाते रहता है, आपकी हड्डियां कमजोर कर देता है। या क्या करता है बैक्टीरिया, हड्डियों के अंदर जा करके जो खोखला, टीबी वाले व्यक्ति को देखिएगा ना, उसकी हड्डियां बहुत कमजोर रहती है। टीबी वाले व्यक्ति को अगर हाथ से धरे, कस के अगर आप मार दिए एक ना, ताकतवर आदमी टूट जाएगा। ठीक है, अगर टीबी वाले व्यक्ति जिनको टीबी 1 साल 2 साल 3 साल से हो चुका है, अगर उनके सीना पर आप एक बार जोर से प्रहार कर देंगे, एक हाथ फेंट आप मार देंगे ना, तो उनका सीना जो है ना, कुछ हड्डियां तो सीना की जो पसलियां ना वो घसक जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, हालांकि ऐसा कीजिएगा नहीं। भूख कम लगता है, चलिए बता चुके। शरीर का वजन लगातार कम घटते जाता है, आप देख रहे हैं कि हमारा जो वजन था वो 50 kg था, आप देख रहे हैं कि 1 महीना बाद देखने गए तो 40 kg बच गया, 35 kg हो रहा, घटते जा रहा। ठीक है, तो आप, यह भी एक लक्षण है टीबी रोग का। तो टीबी रोग से आपको ये साधारण कुछ लक्षण थे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, प्रमुख लक्षण है, ठीक है, जिससे आप पकड़ सकते हैं कि टीबी रोग हो चुका है या नहीं हो चुका है। ठीक है, चलिए, ट्यूबरकुलिन नामक जहरीला पदार्थ बनता है, देखिए हालांकि ये पॉइंट हमको ऊपर लिखना चाहिए था,
नीचे लिखा गया। देखिए ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जब आपको शरीर में आपका प्रवेश करता है तो यह ट्यूबरकुलिन नामक जो जहरीला पदार्थ बनता है, और यह जहरीला पदार्थ आपको ऊतकों को क्षति पहुंचाता है, आपको फेफड़ा को क्षति पहुंचाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आपको लंग्स या फेफड़ा उसको क्षति पहुंचाता है बहुत, ठीक है, याद रखिएगा। बाद में यह क्या करता है कि इससे जो है आपको ट्यूबरकुलिन जो है नामक जो जहरीला पदार्थ है ये आपको हड्डियों तक पहुंचता है और हड्डियों का आपको क्षति करता है। यह बैक्टीरिया जो ना हड्डियों का आप देखे होंगे जब आप घरों में बांस को देखे होंगे, बांस रहता है या कहीं भी आप बांस देखेंगे, बांस को होता क्या है, हरा में तो बहुत बांस मजबूत रहता है, लेकिन वो जब आप पुराना उसको होते देखते हैं तो वो कैसे बहुत कमजोर रहता है। हरा में आप उसको तोड़ेंगे नहीं टूटेगा, लेकिन जब वो पुराना टूट जाती है क्योंकि उसके अंदर जो है ना, जो जिस प्रकार से ये बैक्टीरिया हड्डी के अंदर घुस करके हड्डियों को एकदम कमजोर कर देता है, उसी प्रकार से उसके अंदर भी जो उसका कीड़ा होता है वो कीड़ा घुस करके उसको बांस को कमजोर करता है। आप उसी प्रकार से अपने हड्डियों को भी समझे, उसी प्रकार से आपकी हड्डियां कमजोर आती है, जिस प्रकार से पुराना बांस हो जाता है वो कीड़ा के कारण, उसी प्रकार से यह बैक्टीरिया के कारण आपका हड्डियां कमजोर हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए दवा क्या है सर, तो बहुत सारा दवा है, आइसोनियाजिड INH जो है नामक एक दवा है जो प्रमुख दवा है, ठीक है, और भी बहुत सारे दवा हैं, ठीक है, जो टीबी रोग में आपको काम आता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जब देखिए टीबी रोग होने का कारण एक तो यह है कि संक्रमित व्यक्ति से आपको टीबी हो जाएगा, ठीक है ना, हवा के माध्यम से, थूक के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, तो आप इससे सतर्क रहें। और दूसरा चीज यह है कि कभी भी संक्रमित जो गाय भैंस है अगर उसको क्षय रोग हो चुका है तो उसका दूध जो है बिना उबाले आप ना पिए। और गांव देहात में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो दूध को बिना उबाले कच्चे दूध को पी जाते हैं, ठीक है, सेवन कर जाते हैं, खा जाते हैं। याद रखिएगा आप कभी भी दूध का प्रयोग करें खाने के में तो आप जो उसको कच्चे प्रयोग ना करें, उसको जो है आप दूध को उबालें, ठीक है, उबाल करके यानी दूध को गर्म करके ही क्या करें, सेवन करें, चाहे वो गाय हो भैंस हो किसी चीज का भी दूध हो, ठीक है, याद रखिएगा आप। क्योंकि जो जब जानवर से दूध निकलता है उसके शरीर से तो उसमें बहुत सारे आपको हानिकारक बैक्टीरिया भी होते हैं, हानिकारक उसमें जीवाणु भी होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि सभी आपको फायदेमंद होते हैं, और जब आप गर्म कर देते हो उसे उबाल देते हैं तो वो हानिकारक जो बैक्टीरिया है वो समाप्त हो जाता है, तब उसका सेवन आप करें तब आपको फायदा करेगा, ठीक है। तो कभी भी संक्रमित गाय भैंस का जो है दूध आप जो है बिना उबाले ना पिए या ज्यादातर ना ही पिए, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, देखिए हमारे जो भारत देश है इसमें 100 व्यक्ति अगर औसतन संक्रमित है, अगर 100 व्यक्ति का अगर आप तुलना करते हैं तो उसमें 10 व्यक्ति आपको संक्रमित मिल जाएगा टीबी रोग से, ठीक है, याद रखिएगा। गांव देहात में इसकी संख्या ज्यादा है, और याद रखिएगा उस 100 में से जब 10 संक्रमित होते हैं 5 औसतन प्रत्येक वर्ष समाप्त हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो टीबी बहुत ही एक संक्रमित एक खतरनाक बीमारी है, हालांकि भारत सरकार इसे समाप्त करने की बहुतों प्रयास कर रहा है, BCG का टीका लगवा रहे हैं। याद रखिए अपने बच्चों को आप BCG का टीका लगवाएं, ठीक है, याद रखिए, जिससे क्या होगा कि भविष्य में उनको जो है टीबी रोग से उनका शरीर क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। तो BCG का टीका लगवाइए। बहुत सारे तो अनपढ़ महिलाएं ऐसे होते हैं जब जो सरकार द्वारा जो योजनाएं जब चलती है और डॉक्टर लोग आते हैं आपको गांव देहात में सुई देने बच्चों को तो नहीं दिलवाते हैं, नहीं दिलवाना चाहिए, BCG का टीका लगवा लीजिए। अगर BCG का टीका आप बच्चों को लगवा लेंगे तो क्या होगा ना कि आगे चल के भविष्य में उनके शरीर में, उस बच्चे के शरीर में जो है यह टीबी का बैक्टीरिया जो है यह प्रवेश नहीं करेगा, और करेगा भी तो उसके अंदर जो है आपको क्या एंटी जो है बॉडी बन चुका है और वह उस बैक्टीरिया को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा एक्टिवेट होने से पहले, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्लियर है। और याद रखिए जब भी आपको टीबी हो जाए तो आप पपीता, संतरा या अमरूद ये सब फल का प्रयोग करें, ठीक है। पपीता संतरा का प्रयोग आप मलेरिया में भी कर सकते हैं, टीबी में भी कर सकते हैं आमतौर पर, ठीक है। और जितना आप घर परिवार से आप दूर रहें, अगर किसी को टीबी हो चुका है तो ऐसे व्यक्ति को घर परिवार से थोड़ा अलग रखें, ठीक है, ताकि वो ठीक हो जाए और उनसे अगला आदमी संक्रमित ना हो, ठीक है, याद रखिएगा। और जो नेक्स्ट है आपको कि ये टीबी रोग पता कैसे चलता है, तो देखिए टीबी रोग के कफ बलगम जो है ना, इस कफ का या बलगम का या कहीं ब्लड का जांच जब होता है तब पता चलता है कि हाँ उनके शरीर में जो है यह बैक्टीरिया जो है पहुंच चुका है या नहीं है, ठीक है, यानी संक्रमित है टीबी रोग से या नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर सीने का एक्सरे होता है तो पता चलता है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि टीबी रोग क्या है, टीबी रोग क्षय रोग जिसको हम लोग कहते हैं, ध्यान रखें। तो आज आपको हम मलेरिया और क्षय रोग या टीबी के बारे में आपको बता चुके हैं अच्छे ढंग से, और जितने भी आपको रोग हैं जैसे कि एड्स आपको हो गया, उसके बाद आपको हो गया रेबीज, ये दोनों भी खतरनाक बीमारी है। आपको जो अगला वीडियो बनेगा पार्ट 3
मानव रोग का, वह आपको जो है रेबीज और एड्स पर बनाएंगे, क्योंकि बहुतों सारे विद्यार्थियों का डिमांड है कि सर एड्स के बारे में बताइए, क्योंकि एड्स एक खतरनाक बीमारी है दुनिया में, और रेबीज भी। सर इसे कैसे बचा जा सकता है, तो आपको सारी जानकारियां हम रेबीज और एड्स के बारे में देंगे अगला वीडियो पार्ट 3 में। तो आप हमारे वीडियो को देखें और चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें साइंस की बात, और उसे लाइक करें। और अगर कोई प्रॉब्लम रह चुका है इस वीडियो में या किसी भी प्रकार की वीडियो में, तो आप कमेंट करें, और अगला जो है इस रोग के बाद किस टॉपिक पर जो है आपको बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स किस टॉपिक आपको वीडियो सबसे पहले चाहिए, ठीक है, आप कमेंट में जरूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।